हेलो प्यारे बच्चों और आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 9 हिस्ट्री की किताब इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आई का आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यह है चैप्टर 5 पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आपकी इस किताब में टोटल 5 चैप्टर्स हैं और इस चैप्टर के साथ हमारी ये पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इस एक्साइटिंग सफर को एक साथ मिलकर पूरा करते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम शुरू करें, जल्दी से देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इन अनसीन पीपल के इंट्रोडक्शन से। फिर हम इंडिया के पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, उन पर कॉलोनियल रूल का क्या बुरा असर हुआ और उन्होंने इससे कैसे डील किया। हम अफ्रीका के एक्सपीरियंस पर भी एक नज़र डालेंगे और फिर इसे कंक्लूड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द अनसीन पीपल। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये पैस्टोरलिस्ट्स हैं कौन और क्यों उनकी कहानियाँ अक्सर हिस्ट्री से गायब रहती हैं। अपनी स्क्रीन पर ये खूबसूरत तस्वीर देखिए। क्या आपने कभी पहाड़ों या मैदानों में घूमते हुए ऐसे लोगों को देखा है जो भेड़, बकरियों या दूसरे पशुओं के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और ये अपना जीवन कैसे जीते हैं? आपकी टेक्स्ट बुक आपसे बिल्कुल यही सवाल पूछती है। तो ये लोग हैं कौन? हम इन्हें नोमैड्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जैसा कि स्लाइड पर दिखाया गया है, ये वो लोग हैं जो एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके में घूमते रहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनका घूमना रैंडम नहीं होता, ये उनके जीने के तरीके का एक सोचा समझा और जरूरी हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है। जब हम हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं तो हम किसानों के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, कभी कभी कारीगरों के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें इन पास्टोरलिस्ट्स का जिक्र शायद ही कहीं मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे वो बीते हुए कल के लोग हैं जिनका आज के मॉडर्न दुनिया में कोई स्थान नहीं है। ये चैप्टर इसी सोच को चैलेंज करता है। चलिए अब पूरे इंडिया में फैले अलग अलग पास्टोरल कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और अपने इस सफ़र की शुरुआत हम पहाड़ों से करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड पर जो है वो बेहद दिलचस्प है। ये हिमाचल प्रदेश के गड्डी चरवाहों के सालाना सफर को दिखाता है। और देखिए ये लोग कितने समझदार हैं। सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं तो वो अपने झुंड के साथ नीचे शिवालिक की पहाड़ियों में आ जाते हैं। फिर जैसे ही अप्रैल आता है और गर्मियां शुरू होती हैं, वो लाहौल और स्पीति की तरफ अपनी नॉर्थ की यात्रा शुरू कर देते हैं। पूरी गर्मियां वो वहां के हरे भरे मैदानों में बिताते हैं और सितंबर तक उनकी वापसी की यात्रा शुरू हो जाती है। वापसी में वो लाहौल और स्पीति के गांव में रुककर अपनी गर्मियों की फसल काटते हैं और सर्दियों की फसल बो देते हैं। ये एक परफेक्ट साइकिल है जो मौसम के साथ पूरी तरह से तालमेल में चलती है। गद्दिस अकेले नहीं हैं। हिमालयाज़ कई और पास्टोरियल कम्युनिटीज़ का घर है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर के गुजर बकरवाल्स जो बकरी और भेड़ पालते हैं। फिर गढ़वाल और कुमाऊं के गुजर पशुपालक हैं जो सर्दियों में सूखे भाभर के जंगलों और गर्मियों में ऊंचे बुग्याल मैदानों के बीच आते जाते रहते हैं। भोतियास, शेरपास और किन्नौरीज जैसी कम्युनिटीज़ भी इसी तरह के मौसम के हिसाब से साइक्लिकल मूवमेंट फॉलो करती हैं। अब ये सोचना गलती होगी कि पैस्टोरलिस्ट सिर्फ पहाड़ों में रहते हैं। वो इंडिया के पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। और हाँ बच्चों, ये टेबल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। महाराष्ट्र में धंगर कम्युनिटी भेड़ और भैंस पालती है जो सेंट्रल प्लेटो से कोंकण कोस्ट तक सफ़र करती है। कर्नाटक और आंध्रा में गौलस मवेशी पालते हैं, जबकि करुमास और कुरुबास भेड़ बकरियां पालने के साथ साथ कंबल बुनने का काम भी करते हैं। और राजस्थान के रेगिस्तान में है रायकास जो ऊंट और भेड़ पालते हैं। हर कम्युनिटी की अपनी एक अनोखी स्ट्रैटेजी है जो उसके इलाके के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इन तस्वीरों को देखिए, ये आपको मैदानों और रेगिस्तानों की जिंदगी की एक झलक देती हैं। राजस्थान जैसे इलाकों में जहां बारिश बहुत कम और अनिश्चित होती है, रायकास जैसे कम्युनिटीज़ सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रह सकती। इसीलिए वो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मॉनसून के दौरान वो अपने गांवों में रहते हैं और जब चारागाह सूख जाते हैं तो वो पानी और चारे की तलाश में निकल पड़ते हैं। यही उनके सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है। अब हम इस कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। सब कुछ एक नाजुक संतुलन में था, लेकिन फिर इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया। तो अंग्रेज़ों के आने से इन पैस्टोरलिस्ट की जिंदगी हमेशा के लिए कैसे बदल गई, कैसे उनकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई, चलिए पता करते हैं। ये स्लाइड एक ही झलक में पूरी कहानी बयां कर देती है। कॉलोनियल रूल से पहले पास्टोरलिस्ट्स के पास विशाल खुले चरागाह थे।
वो जहां चाहते थे वहां आज़ादी से आ जा सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद उनके चारागाह बहुत तेज़ी से सिकुड़ गए। उनके आने जाने पर सख्त नियम लगा दिए गए और इस सब के ऊपर उन पर नए और भारी टैक्स थोप दिए गए। उनकी सारी आज़ादी छीन ली गई। तो ये सब हुआ कैसे? ये अंग्रेज़ों की 4 विनाशकारी नीतियों का नतीजा था। पहला, वेस्टलैंड रूल्स। अंग्रेज़ों का मानना था कि कोई भी ज़मीन जिस पर खेती नहीं हो रही वो बेकार है, इसलिए उन्होंने उसे कब्जे में लेकर खेती के लिए दे दिया। दूसरा, फॉरेस्ट एक्ट्स। उन्होंने जंगलों को रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया, जिसका मतलब था कि पैस्टोरलिस्ट को कई जंगलों में घुसने से रोक दिया गया। तीसरा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अंग्रेज घुमंतू समुदायों को गहरे शक की नज़र से देखते थे और उन्होंने उनमें से कईयों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। और चौथा, ग्रेजिंग टैक्स। उन्होंने चरागाहों में चरने वाले हर एक जानवर पर टैक्स लगा दिया। इन चारों नीतियों ने मिलकर पशुपालकों के जीवन ढंग को सिस्टमैटिक तरीके से नष्ट कर दिया। अब इस स्लाइड पर दिए गए कोट को देखिए। ये 1913 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर एच.एस. गिब्सन ने लिखा था। वो कहते हैं, जिस जंगल का इस्तेमाल चाराई के लिए होता है उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं हो सकता, और वो लकड़ी और ईंधन नहीं दे सकता जो कि जंगल के मुख्य वायद उत्पाद हैं। ये कोट कॉलोनियल मानसिकता को साफ साफ दिखाता है। उनकी नज़रों में जानवरों को चराना एक बेकार काम था और जंगल सिर्फ कमर्शियल लकड़ी के लिए ही कीमती थे। तो जब पास्टोरलिस्ट ने इन बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने बस हार मान ली? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि उन्होंने जिंदा रहने और अडेप्ट करने के लिए कैसे संघर्ष किया। अपनाए कई स्ट्रैटेजीज अपनाई। कुछ ने नए चरागाह ढूंढने के लिए अपने रास्ते बदल लिए, दूसरों ने अपने झुंड का साइज छोटा कर लिया ताकि वो कम चारे में गुजारा कर सकें। कई लोगों ने पशुपालन के साथ साथ व्यापार या मजदूरी जैसे दूसरे काम शुरू कर दिए। जो अमीर पशुपालक थे उन्होंने जमीन खरीद ली और बस गए, और कुछ ने तो अपने अधिकारों के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव भी डाला। ये उनकी अद्भुत रेजिलियंस और अडेप्ट करने की क्षमता को दिखाता है। और आज कई इकोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में पशुपालन आज भी पर्यावरण के हिसाब से जीने का सबसे सस्टेनेबल तरीका है। ये इन समुदायों के पास सदियों पुरानी समझदारी का एक मॉडर्न वैलिडेशन है। अभी तक हमने इंडिया के बारे में बात की, लेकिन ये कहानी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब अफ्रीका चलते हैं, ये देखने के लिए कि वहाँ के पशुपालक जैसे कि मासाई लोग उन्होंने कैसे बिल्कुल इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया। इस शानदार तस्वीर को देखिए जिसके बैकग्राउंड में माउंट किलिमंजारो है। ये मासाई लोगों की ज़मीन है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया की आधे से ज़्यादा पास्टोरल पॉपुलेशन अफ्रीका में रहती है। आज भी लगभग 22 मिलियन अफ्रीकन्स अपनी रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह के पशुपालन पर निर्भर हैं। ये बार चार्ट मसाई लोगों की ज़मीन के नुकसान की कहानी को बड़े दुख के साथ साफ कर देता है। 1885 से पहले उनके पास एक बहुत बड़ा दूर तक फैला हुआ इलाका था, लेकिन फिर यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने अफ्रीका का बंटवारा कर दिया और 1885 में ब्रिटिश केन्या और जर्मन टेंगानिका के बीच एक इंटरनेशनल सीमा ठीक मसाई लैंड के बीच से खींच दी गई, जिसने उनकी ज़मीन को आधा कर दिया। आज वो अपने असली इलाके के एक बहुत छोटे से हिस्से में सीमित हैं। इस नंबर को देखिए, 14,707 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये सेरेंगेटी नेशनल पार्क का एरिया है, जिसे मसाई लोगों के पारंपरिक चरागाहों से बनाया गया था। उनके सबसे अच्छे चरागाह गेम रिजर्व्स में बदल दिए गए, जहां उन्हें अपने पशु चराने की इजाज़त नहीं थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या पैस्टोरलिस्ट सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा है या आज की दुनिया में उनका कोई स्थान है? अब इस आखिरी और प्रभावशाली तस्वीर को देखिए। एक तरफ आपको चरवाहे उनके झुंड के साथ दिख रहे हैं और दूसरी तरफ एक मॉडर्न हाईवे पर तेजी से दौड़ते हुए ट्रक्स। ये तस्वीर इस चैप्टर के टाइटल पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड को बिल्कुल सही ठहराती है। ये दिखाती है कि पैस्टोरलिस्ट्स बीते हुए कल की निशानी नहीं है, बल्कि वो आज भी मौजूद है, मॉडर्न दुनिया की नई चुनौतियों के साथ अडेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ता हूँ, कैसे मॉडर्न डेवलपमेंट और पुरानी परंपराएं एक साथ इस तरह से अस्तित्व में रह सकती हैं जिससे सबका भला हो? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। कृपया इसके बारे में ज़रूर सोचिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और आपकी ये किताब समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।